नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की बात करते हैं, जहां पहली खबर है लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। सपा यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी खबर है रायबरेली से, जहां एक दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है जो बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा है। तीसरी खबर है दिल्ली से, जहां करावल नगर में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। चौथी खबर है फतेहपुर से, जहां एक बच्ची सौदे से परेशान होकर स्कूल नहीं जा पा रही है और पुलिस है कि कार्रवाई नहीं कर रही है। पांचवी खबर है अलीगढ़ से, जहां एक्सीडेंट का मामला सामने आया है जिसने 2 लोगों की मौत हो गई है और आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की। बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैठक में मौजूद रहे। 65 सीटों पर सपा उतारेगी अपने प्रत्याशी। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मिला है नेताओं का संदेश। पीडीए चौपाल के जरिए सपा बनाएगी माहौल। पार्टी दफ्तर में 3 घंटे से ज्यादा तक ये बैठक चली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैठक में मौजूद रहे, क्योंकि आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी समाजवादी पार्टी की और ऐसे में कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। चाहे शिवपाल यादव की बात कर ली जाए और अखिलेश यादव खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पीडीए चौपाल के जरिए अब सपा माहौल बनाने जा रही है। पीडीए पर फोकस अब यूपी में समाजवादी पार्टी कर रही है। 3 घंटे के ज्यादा तक ये बैठक चली है और ऐसे में बता दें कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। शुभम पांडे जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, ये बैठक 3 घंटे तक चली है, क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक से निकल के सामने आया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से आज एक अहम बैठक की गई थी। उसमें कहा जा सकता है कि लगभग 3 घंटे के आसपास जो है जो बैठक है वो चली थी और सभी जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे, जो भी लोग थे, जो भी पार्टी के लोग थे, वो सभी वहां पर पहुंचे थे। कह सकते हैं कि अहम बैठक में जो है 65 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और वहीं 15 सीटें जो है अलग अलग जो दल हैं उनके साथ लड़ेगी। आप कह सकते हैं जिस तरीके से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जो है सही से सीटें नहीं मिली थी, उसको लेकर के जुबानी जंग भी देखी गई, लगातार जो तकरार थी वो भी देखी जा रही थी। उसको लेकर के अब देखना ये होगा कि जो लोकसभा में पहले ही अखिलेश यादव ने आज बैठक में अहम फैसले लिए हैं, जिसमें जो है साफ कर 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद अपने उम्मीदवार उतारेगी। खुद जो है कह सकते हैं उसमें जो है लोगों को अपने जो उम्मीदवार हैं उनको उतारेगी और चुनाव लड़ेगी। वहीं 15 जो सीटें हैं उनको जो है अदर से रखी गई हैं, जिनको जो भी लोग होंगे, जो भी आरएलडी होगा, जो भी उसके सहयोगी दल होंगे, उन सभी को मौका देंगे। और कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश में 80 से जो लोकसभा सीटें हैं उन पर अहम जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं अहम रोल बनाया जाएगा कि समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके जो है एक आज प्रदेश कार्यकारिणी जो बैठक चल रही थी उसमें निर्णय लिए गए। तो आप कह सकते हैं पीडीए के माध्यम से भी लोगों को जोड़ा जाएगा। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से साइकिल यात्रा भी निकाली जा रही। अहम कह सकते हैं जनता के बीच में अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, जनता से जुड़ करके कह सकते हैं काम करने की जो बात है वो कही जा रही है, जनता के बीच में रहेंगे। वहीं जो जिला स्तर है उन सभी जगह पर जो है अखिलेश यादव लगातार कह सकते हैं चौपाल भी करेंगे और लगातार कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से आज जो वार्ता हुई उसमें साफ तरीके से कहा गया है कि जो भी कार्यकर्ता है वो फील्ड में निकले और ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करें, क्योंकि पूरी तरीके से जितना ही अच्छा जो है समाजवादी पार्टी जो है प्रदर्शन करेगी लोकसभा में, उतना अच्छा जो है तो उतना ही नुकसान जो है बीजेपी का हो सकता है। साफ कहा सकता है जिस तरीके से आज बैठक हुई उसमें अहम निर्णय जो है लिए गए हैं। साफ कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के अहम जो निर्णय थे वो लिए गए हैं। उन सभी निर्णय के साथ साथ कह सकते हैं समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से पूरा अच्छा प्रदर्शन करने की जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है। उसमें सभी जो उनके पार्टी के लोग हैं उन सभी के साथ जो है एक बैठक की गई थी, उसमें अधिक महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो लिए गए हैं। तो क्या शुभम ये माना जाए कि यूपी में समाजवादी पार्टी अकेले उतरने वाली है इंडिया गठबंधन से इतर हटकर?
जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस तरीके से लगातार जो है, जैसे ही इंडिया गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन के बाद जो है मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सही से सीटें नहीं मिली थी, उससे कुछ नाराजगी अखिलेश यादव में बनी थी। उसके बाद कह सकते हैं उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि शायद जो है लोकसभा के पर्पस कहा गया था कि शायद जो है लोकसभा के पर्पस से जो है इंडिया का गठबंधन किया गया है और अलग से जो चुनाव लड़ने की जो बात है वो कही गई थी। और वहीं जो है साफ कह सकते हैं समाजवादी पार्टी ने खुद अपने उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में उतारा है। साफ कह सकते हैं अब इस बार देखना ये होगा कि जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें भी अखिलेश यादव ने साफ तौर से अपने उम्मीदवारों की जो सूची है वो बताई है। मिल रही जानकारी के हिसाब से कि 65 उम्मीदवार जो है खुद समाजवादी पार्टी उतारेगी और जो 15 सीटें बचती हैं उत्तर प्रदेश में उन पर वो अलग से जो गठबंधन है इंडिया का उनकी तरफ जा सकती है और या फिर अन्य जो दल होंगे उनके पाले में जा सकती है। ये अब जब समय नज़दीक आएगा उस हिसाब से तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन साफ कह सकते हैं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने तो पूरी तरीके से तय कर लिया है कि वो इस बार जो है लोकसभा का चुनाव अपनी पार्टी के सिंबल पर अपने तरीके से कहीं ना कहीं लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज रूपरेखा बनी है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए, उससे साफ पता चलता है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है और अच्छा प्रदर्शन करने की जो कह सकते हैं अच्छा प्रदर्शन करने का जो मंत्र है वो लोगों को दिया गया है, कार्यकर्ताओं को दिया गया है, अपने पार्टी के जो लोग थे उनको दिया गया है। और कौन सा ऐसा मंत्र है, वो नेताओं को संदेश है जो दिया गया है? और दूसरी बात, चौपाल के जरिए भी माहौल बनाने की कोशिश होगी, तो कहां से चौपाल की शुरुआत होगी, किस तरीके से चौपाल किया जाएगा? शुभम जी बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि जो लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, वो फील्ड में निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे। कह सकते हैं कि खुद अखिलेश यादव जो है अक्सर जो है देखा जा रहा है कि हर जगह पर पहुंच रहे हैं और जनता के बीच में पहुंच करके अपनी मौजूदगी दर्शा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी उस तरीके से देखा गया था कि अखिलेश यादव लगातार अपनी जो मौजूदगी है वो दिखा रहे थे। इस बार फिर जो है लोकसभा की तैयारी में वो जुट चुके हैं, पूरी तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे चुके हैं। वहीं चौपाल के माध्यम से भी उनके कार्यकर्ता जो उनके लोग हैं वो सभी लोगों से मिलेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्याओं को समझेंगे और जाति जनगणना के माध्यम से मीडिया के माध्यम से लोगों से खासा जुड़ाव करेंगे, जिसके माध्यम से समाजवादी पार्टी और शुभम एक के बाद एक बैठक भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसी कोच में बिना टिकट यात्रा कर रहे वर्दीधारी दरोगा उस समय आग बबूला हो गया जब टीटी ने उनसे टिकट मांग लिया। टीटी टिकट दिखाने के लिए कहते रहे और दरोगा जी उन पर रौब झाड़ते रहे। नोकझोंक के दौरान टीटी ने दरोगा से उनकी वर्दी उतरवाने की बात कही तो दरोगा ने भी वर्दी उतरवाने वाले को गोली मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। हालांकि ट्रेन कर्मचारियों ने जैसे तैसे मामले को शांत करवाया। टीटी ने बताया कि दरोगा की नेम प्लेट पर सुरेश कुमार सिंह लिखा था, जो बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। उनके बारे में और ज्यादा जानकारी न होने के कारण शिकायत नहीं की गई। रेल कोच के भीतर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इसको लेकर स्टेशन के मुख्य टिकट निरीक्षक अजय सिंह का कहना है कि टीटी शिकायत करते हैं तो जीआरपी थाने में केस दर्ज कराकर कार्रवाई की जाए। राजू तिवारी रायबरेली से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजू, कब का ये वाकया है? कोई केस दर्ज हुआ है? कोई कार्रवाई? पूरा मामला है जहां इसमें नोकझोंक होने लगी तो ठीक है राजू, आपकी ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे आपको। ये पूरा मामला जो है वो बता दें कि दरोगा और टीटी के बीच में हुआ है। दरोगा ने जान से मारने की धमकी दी है और ये मामला धीरे धीरे करते इतना बढ़ गया कि पैसेंजर को वहां के इन दोनों के बीच में झगड़ा सुलझाने के लिए बीच में आना पड़ा और ऐसे में सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि टीटी द्वारा शिकायत अभी दी गई है, अब देखना होगा केस दर्ज होता है या नहीं होता है। टिकट मांगने पर यहाँ पे दरोगा आग बबूला हो गए, चूंकि वो सफर कर रहे थे ट्रेन में और
उनसे टीटी ने टिकट दिखाने के लिए कहा, तब दरोगा आग बबूला हो गए। हम सुनाते हैं उन दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ। रविशंकर चौधरी नाम मेरा है। दो बना कार्ड दो, दो मेरा कार्ड लो, ये छोटी छोटी दिखाता हूँ तुमको। तुम क्या सिखाओगे? मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे चलते हैं रेल में, कैसे चलाया जाता है, तुमको मैं दिखाता हूँ। जॉब में एक कंट्रोल में करता हूँ, फिर ये उल्टा मारेंगे कैसे कैसे तुम नौकरी करता हूँ। आज यही नौकरी करता हूँ। क्या तुम्हारा नाम बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? रविशंकर चौधरी नाम मेरा है। दिखाओ दो बना कार्ड दो, दो मेरा कार्ड लो, ये छोटी छोटी दिखाता हूँ तुमको। तुम क्या सिखाओगे? मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे चलते हैं रेल में, कैसे चलाया जाता है, तुमको मैं दिखाता हूँ। जॉब में एक कंट्रोल में करता हूँ, फिर ये उल्टा मारेंगे कैसे कैसे तुम नौकरी करता हूँ। आज यही नौकरी करता हूँ। क्या तुम्हारा नाम बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? रविशंकर चौधरी नाम मेरा है। दिखाओ दो बना कार्ड दो, दो मेरा कार्ड लो, ये छोटी छोटी दिखाता हूँ तुमको। तुम क्या सिखाओगे? मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे चलते हैं रेल में, कैसे चलाया जाता है, तुमको मैं दिखाता हूँ। जॉब में एक कंट्रोल में करता हूँ, फिर ये उल्टा मारेंगे कैसे कैसे तुम नौकरी करता हूँ। आज यही नौकरी करता हूँ। क्या तुम्हारा नाम बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? रविशंकर चौधरी नाम मेरा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। करवा चौथ पर ज्वेलरी खरीदने वालों की भीड़ भाड़ का हथियारबंद बदमाशों ने फायदा उठाया और गाजियाबाद से सटे दिल्ली के करावल नगर इलाके के प्रेमनगर ज्वेलरी शोरूम में बदमाश हथियारों के बल पर भीड़ भाड़ में खुले आम सोने चांदी की ज्वेलरी लूट कर भाग गए। ज्वेलरी की कीमत अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। भागते समय एक बदमाश को भीड़ ने धर दबोचा और दो बदमाश शोरूम के बाहर अपनी बाइक छोड़कर भागने में सफल हो गए और रास्ते में किसी राहगीर की बाइक लूटकर उस पर भाग निकले। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश ने 4 जिंदा राउंड के कारतूस के साथ एक पिस्तौल बरामद की है। पुलिस ने इसका सीसीटीवी फुटेज भी निकाला है और फुटेज के आधार पर पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई है। अजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कब का ये वाकया है और क्या बाकी दो आरोपी थे वो मिल चुके हैं? बीते कल यानी कि ये मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे के आसपास का मामला है, जब करावल नगर थाना इलाके के पांचाल विहार में एक ज्वेलरी की शोरूम में एक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश घुसते हैं और बदमाश जैसे अंदर घुसते हैं तो पिस्तौल की नोक पर वहां पर लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने वो काफी ज्वेलरी लूट लेते हैं और इस बीच जो दुकानदार के जो लोग हैं, वहां पर जो स्टाफ है और वहां पर जो ग्राहक होते हैं, उनमें से कुछ लोग अब हिम्मत दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ते हैं, लेकिन जिसमें 3 आरोपियों में से एक आरोपी को तो लोग जो है वो पकड़ लेते हैं, लेकिन बाकी के जो 2 आरोपी हैं वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि अभी तक दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी हुई है और अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि जो ज्वेलरी है वो उसकी कीमत कितनी है, लेकिन लाखों की कीमत बताई जा रही है ज्वेलरी की। फिलहाल जो है वो पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर त्योहारों का सीजन है, ऐसे में भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर अब आरोपी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अजीत जी बिल्कुल सुनिए, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में त्योहारों का मौसम है और ऐसे त्योहारों के समय में जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, आम लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने पहुंचते हैं, लोग शॉपिंग करने के मकसद से भी मार्केट में पहुंचते हैं और यही नतीजा है कि ज्वेलरी शोरूम में ग्राहक थे और भीड़ भाड़ थी और इसी भीड़ भाड़ का फायदा अपराधियों ने उठाया और वो पिस्तौल के बल पर ये जो लूटपाट है वो करने में कामयाब हुए। हालांकि इस दौरान एक आरोपी जरूर पकड़ा गया, जिसकी जो आरोपी पकड़ा गया है अजीत, उसके पास से ज्वेलरी बरामद हुई है या भागे हुए आरोपी के पास ज्वेलरी थी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो 2 आरोपी हैं उनके वो ज्वेलरी लेकर के निकल गए, वहां से फरार हो गए और जो पकड़ा गया आरोपी है उसकी जो पहचान है फैजान के रूप में हुई है। फिलहाल प्राथमिक रूप से ये बताया जा रहा है कि वो नंद नगरी दिल्ली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की तलाश में जुटी हुई है। जी तो पुलिस उगलवा पाई है कि बाकी 2 साथी कहाँ हैं, उसके कब तक पता लगा पाएगी? कोई जानकारी मिली है आपको?
देखिए बिल्कुल उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी हैं जोय तिर्की, जिन्होंने जिनसे बातचीत में उन्होंने बताया है कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है, इसके लिए विशेष टीम भी बनाई गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसी दिन एक और लूट का मामला भी आया था और उसमें आशंका जताई जा रही है कि यही दोनों जो बदमाश हैं वो बाइक लूट करके फरार हुए हैं, उसी बाइक पर बैठ करके ये वहां से भागे होंगे। फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे अलग अलग टीम बना करके आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगी हुई है। जी यानी कि ये कोई नया वाक्य नहीं है जब इनकी तरफ से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, इससे पहले भी ये वारदात कर चुके हैं ऐसी। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने इनके पास से पिस्तौल बरामद हुआ है, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसे अपराधी जो आदतन अपराधी हैं। हालांकि अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से इस तरह के जो वारदात है वो सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती का जो सबक है वो बन रहा है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से ले रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कब तक जो बचे हुए जो दोनों आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। अजीत, यहाँ पे आरोपी के पास से जिंदा कारतूस भी मिला है, तो क्या वो लाइसेंसी है या अवैध तरीके से यहाँ पे लिया गया है? कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए सुधी, अभी ये पूरा का पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है और इस मामले में अभी पुलिस कुछ भी साफ तौर पर कहने से बच रही है। लेकिन जिस तरीके से आरोपी के कब्जे से जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो लाइसेंसी नहीं है। लेकिन अभी ये कहीं ना कहीं एक संकेत के तौर पर यह क्योंकि पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और ऐसे में जब तक दोनों आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं तब तक शायद ये कह पाना पुलिस की तरफ से भी शायद जल्दबाजी होगा। इसलिए पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रही है। जी ठीक है अजीत, नजर बनाए रखिए आप इस मामले पर, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यूपी के फतेहपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सौदे से परेशान छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। दरअसल पीड़िता के मुताबिक रोजाना स्कूल जाते समय पड़ोस का युवक शराब के नशे में उसे रोककर उसके साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें करता है, जिसकी शिकायत पहले भी पुलिस से की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एसपी के निर्देश पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो स्कूल से आते आते बच्ची परेशान हो गई है। बता दें कि सौदे लगातार उसको परेशान करता था, जिस डर से अब बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। ऐसे में कार्रवाई यहाँ पे कुछ भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं दिख रही है। तो फतेहपुर का ये पूरा मामला है। एसपी के निर्देश पर बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो छेड़खानी से परेशान होकर छात्र ने स्कूल छोड़ दिया, जो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और ऐसे में बता दें कि रोजाना छात्रों को सौदे द्वारा परेशान किया जाता था, जिससे तंग आकर डर कर उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। और कई प्रश्नों के घेरे में है। सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे उनके द्वारा पहले कार्रवाई नहीं की गई और कंप्लेन के बाद भी पुलिस क्यों नहीं अभी तक किसी को भी धरपकड़ उन्होंने किया है। तो एसपी के निर्देश पर कहा यह जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे की कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। छेड़खानी से परेशान होकर छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ा है। फतेहपुर का ये पूरा वाकया है और ऐसे में स्कूल आते जाते समय वो शराबी परेशान करता था बच्ची को, इसकी वजह से इसी डर से बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कैंटर खड़ी बस टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घटना टप्पल थाना इलाके के अलीगढ़ पलवल हाईवे चट्टारी का है। तो हादसे में मृतकों की बढ़ सकती है संख्या। जोरदार टक्कर हुई है। यहाँ पे तेज रफ्तार कैंटर खड़ी बस से टकरा गई और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से टक्कर हुई है। मोहम्मद शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे अलीगढ़ से। मोहम्मद, कब ये टक्कर हुई, कौन दोषी निकल के सामने आया है, क्या जांच पड़ताल हुई?
देखिए, बुधवार की आज सुबह लगभग 7 बजे जब एक वोल्वो यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से आया तेज रफ्तार कैंटर जो अनियंत्रित हो गया था, उसने खड़ी वोल्वो बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्रियों से भरी बस में चीख पुकार मच गई और वहीं हादसे में मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनंद फानंद में उनके द्वारा घायलों को अलीगढ़ के जिला अस्पताल उपचार के लिए भर्ती करा। तो वहीं मौके पर हुए 2 लोगों की मौत के में दोनों व्यक्तियों के शवों को कब्जे में ले लिया और उसके बाद पुलिस के द्वारा शवों को पोस्टमार्टम हेतु पॉर्चरी भेज दिया गया है। इधर डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि जो 5 से 6 लोग गंभीर हालत में आए, इनमें से 2 लोगों की गंभीर हालत बन हुई, जिनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। इधर बताया जाता है कि कैंटर चालक को नींद की झपकी आ गई थी, जबकि कैंटर चालक समेत उसके खुद के 2 बच्चे भी कैंटर में सवार थे और 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। इधर बस में लगभग 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इधर लगभग 6 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिसमें से 2 लोगों की गंभीर हालत के चलते जेएन मेडिकल कॉलेज हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। बस में सवार कितने लोग थे, कितने लोग सुरक्षित हैं? लगभग 50 से ज्यादा बस में लोग जो सवार थे। बताया जाता है कि ये बस कस्बा जट्टारी के पास पलवल रोड पर किसी काम के लिए रुकी थी, तो उसमें तो कुछ यात्री उतर कर अपना नाश्ता पानी करने के लिए उतर गए थे, जबकि कुछ यात्री उसमें सवार थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित कैंटर ने पीछे से बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते हादसे में बस में सवार लगभग 6 लोग गंभीर घायल हो गए और 2 की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये बताइए, कहा यह जा रहा है कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है जी, क्योंकि 2 जिला अस्पताल से जिनकी 2 लोगों की गंभीर हालत है, उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। इसलिए कहीं ना कहीं जो गंभीर हालत में वह एडमिट मेडिकल कॉलेज में कराया गया है, उनकी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हालत है। इसलिए बताया जा रहा है कि मृतकों की गिनती इसमें बढ़ सकती है। तो क्या अभी भी लोग अंदर फंसे हुए हैं? सबका रेस्क्यू हो चुका है यहाँ पे शहनवाज? तो वही मौके पर जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इधर ग्रामीणों की मदद से बस में रेस्क्यू करके जितने भी बस में यात्री फंसे हुए थे, उन सबको सकुशल बाहर निकाला गया और लगभग आधा दर्जन लोग इसमें जो घायल हुए थे, उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिसमें पहले बता चुका हूँ 2 लोगों की गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। जिन 2 लोगों की मौत हुई थी, पुलिस ने उनकी पुष्टि कर ली है, परिजनों को जानकारी दे दी है, उन सबों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और मौके पर उनके परिजन पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जिसकी लापरवाही निकल के सामने आ रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने को मिली है या होते हुए दिखाई दे रही है? पुलिस का पूरे मामले में तैनात, पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि कैंटर चालक को उस समय नींद की झपकी में आ गया था, जिसके चलते उसका कैंटर अचानक ही अनियंत्रित हो गया और अनियंत्रित कैंटर सड़क किनारे खड़ी वोल्वो बस में पीछे से जाकर टकरा गया, जिसमें चलते ही हादसा दर्दनाक सामने आया है। इस तरीके के हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में बड़ी लापरवाही के कारण यह हादसा हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार को आगे कदम बढ़ाना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिस तरीके से इस हादसों की संख्या में घटौती देखने को मिले। शहनवाज जी बिल्कुल, लगातार इसमें प्रशासन और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लगातार लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं इसको जागरूक भी किया जा रहा है कि आप नियमों का पालन कीजिए और रोड के साइड चलिए। तो बताया जाता है कि कहीं ना कहीं वोल्वो बस सड़क के आधे किनारे खड़ी थी, अचानक ही जब अनियंत्रित कैंटर उसमें घुसा था। लगातार पुलिस इसमें प्रयास करती है, प्रशासनिक अधिकारी भी प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं हादसों में कभी लाई जा सके। जी बिल्कुल, और तेज रफ्तार, जितनी गाड़ी तेज रफ्तार में होती है उतने ज्यादा हादसे देखने को मिलते हैं। शहनवाज जी मैम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तेज रफ्तार कैंटर बस जो खड़ी थी उस पर टक्कर हो गई और ऐसे में आपको बता दें कि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कतर में बिहार झारखंड के प्रवासी भारतीय समुदाय ने बिहार जोहार सांस्कृतिक परिषद के स्थापना समारोह को भव्यता से मनाया। ये संस्थान कतर की पहली पारिवारिक सांस्कृतिक संस्थान है, जिसकी संस्थापिका एवं अध्यक्षता बिहार के आरा जिले की बेटी और झारखंड की बहू है। इस दौरान उन्होंने सभी बिहार जोहार वासियों को एक सूत्र में बांधकर
अपने राज्य एवं देश को गौरवान्वित किया। इस अवसर पर सैकड़ों बिहार झारखंड के प्रवासियों ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्थापिका अध्यक्षता स्मृति त्रिवेदी ने बिहार और झारखंड के अद्भुत गौरवशाली इतिहास और संस्कृति पर भी प्रकाश डाला। साथ ही दोहा के फेमस आरजे कबीर के रैप ने कार्यक्रम के अंत में चार चांद लगा दिया। जौहर सांस्कृतिक परिषद स्थापना समारोह हो रहा था। तो संस्था के अध्यक्ष बिहार की बेटी स्मृति त्रिवेदी, बिहार झारखंड के इतिहास से रूबरू उनको कराया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। जौहर सांस्कृतिक परिषद स्थापना समारोह था जिसपे दीप प्रज्वलित भी उनके द्वारा किया गया। प्रवासी समुदाय, भारतीय समुदाय ने भव्यता से ये जश्न मनाया और ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।